चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी चालू कर दिया था। क्या मैंने कैलकुलेटर की स्टेप्स बता दी थी? क्या मैंने बोला था प्रैक्टिस करके आना? चलो, मुझे एक बात बताओ। केस ए और केस बी, इसके तो आंसर आ गए थे 2 और 3, करेक्ट। अब सी से जो केसेस है, इसके अंदर ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी। क्या क्या बोला? ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी। इन चारों में से एक चीज गायब होगी। इन चारों में से एक चीज, अगर तुम केस ए और बी देखोगे तो यहां पे ये चारों की चारों चीजें दे रखी थी और हमें क्या ढूंढनी थी? ईडी। बट सी ऑनवर्ड्स जो केस है, वहां पे ईडी दे रखी है और हमें इन चारों में से कोई एक चीज क्या करनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो फिर ये वाले क्वेश्चंस हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड से। इसका मतलब हम एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे हमारे कैलकुलेटर वाली स्टेप्स में। हम एक एक ऑप्शन क्या करेंगे? रख के देखेंगे कैलकुलेटर वाली स्टेप्स में। और हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन से आंसर क्या आ रहा है? 2। हमें क्या चेक करना है? कौन से ऑप्शन से आंसर क्या आ रहा है? 2। पॉइंट क्लियर है ये? सब लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लो। सब लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लो। चलो, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं अभी क्या अज्यूम कर रहा हूं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर। अगर मैंने आंसर अज्यूम करा है 2200, तो अब मेरी कैलकुलेटर पे स्टेप्स क्या होंगी? स्टेप नंबर 1, चेंज इन प्राइस। बताओ केस सी में चेंज इन प्राइस कितना है? 2। 20 से 18 हो गई तो चेंज कितना है? 2। कल भी मैंने बोला था मॉड वैल्यू नहीं लेना है, सॉरी मॉड वैल्यू लेना है। क्या लेना है? मतलब 20 से 18 हो रहा है या 20 से 22 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि चेंज कितने का हुआ। तो यार 20 से अगर 18 हो गया, 20 से अगर, तो चेंज इन प्राइस 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस 20, और फिर क्या करना है? एम प्लस। स्टेप नंबर 2 पे जब मैं आऊंगा तो यार मैंने आंसर अज्यूम करा है 2200, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 2000, और फिर डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, चेक करो क्या वैल्यू 2 आ रही है? क्या 2200 वैल्यू अज्यूम करने से आंसर 2 आ रहा है क्या? तो फिर ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो फिर इसको छोड़ो, इसको गोली मारो। नेक्स्ट ऑप्शन 2400 ट्राई करके देखो, सेम स्टेप्स, बस चेंज इन क्वांटिटी 200 की जगह क्या लेना पड़ेगा? 400, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब बी हमारा आंसर है। चेक करो क्या अब वैल्यू 2 आ रही है? आंसर वैल्यू 2 आ रही है, तो फिर 2400 इज द करेक्ट आंसर। जो लोग थोड़े से नए नए हैं उनको मैं कैलकुलेटर पे करके बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, चेंज इन प्राइस 20 से 18, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस कितना? 20, और फिर क्या दबा दूंगा? एम प्लस। बोलो हाँ या ना? स्टेप नंबर 2, चेंज इन क्वांटिटी, हमने आंसर अज्यूम करा है 2400, तो 2000 से 2400 मतलब चेंज कितना हो गया क्वांटिटी में? 400 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी कितना? 2000, और फिर डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, तो आंसर आ गया परफेक्ट 2, वही आंसर था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। जब क्वेश्चन में ईडी की वैल्यू दे रखी है और हमें उन चार चीजों में से कोई ढूंढना है, तो हमें नॉक ऑफ मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें क्या ढूंढना यूज करना पड़ेगा? नॉक ऑफ मेथड। तो एक एक करके अप्लाई करते जाओ, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। अब तुम लोग सी से लेके जे तक सिमिलर ग्रांट्स पे सॉल्व करते जाओ। सी से लेके जे।
सारे हो गए? ज्यादा जल्दी नहीं कर लिए? कल ही कर लिए थे। लास्ट वाले का क्या है आंसर? चलो, कितने लोग अभी कर रहे हैं, सॉल्व ट्राई कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर कितने लोग कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले लोग बताओ कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। जिनका हो गया वो मत बताओ, जिन जो कर रहे हैं इन प्रोसेस है वो बताओ। हर्ष, हर्षित, बिल्कुल ईशान, ये सॉल्व नोट्स मिल जाएंगे। संयम अभी कर रहा है, यश कर रहा है, आंचल कर रही है। कल जाते जाते यहाँ पे फेस टू फेस में एक आध स्टूडेंट ने कुछ पूछा था, तो मैं कहा वो तुम लोगों के साथ, ऑनलाइन वालों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर बात हुई थी, तो मैंने यहाँ पे सब लोगों को क्लियर करा था कि ये गलती मत करना, कि अभी जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा खराब है, तो अभी अभी चला लो, और एग्जाम में तो हम नया लेके चले जाएंगे। सो मैंने बहुत क्लियर करा था कि जब नया कैलकुलेटर आता है तो उसके बटन्स बहुत क्या होते हैं, हार्ड, और जो तुम पुराना कैलकुलेटर यूज करते हो उसके बटन्स क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट। तो जब तुम लोग वो जैसे मैथ्स में करते हो ना कि 10 बार वो MRC ने ये इतना बार इंटू इज इक्वल टू, तो उसमें तुम्हारे कैलकुलेटर के बटन की वजह से नए कैलकुलेटर पे तुम्हारे आंसर्स क्या आ जाएंगे, गलत। क्योंकि हमारा जो पुराना कैलकुलेटर होता है वो इतना घिसा चुका होता है, बटन एकदम इजी हो जाते हैं, तो हल्के से टच पे वो कमांड ले लेता है। पर जो नया कैलकुलेटर होता है वो फ्रेश होता है, तो उसके बटन हार्ड होते हैं, तो हल्का सा तुम प्रेस करोगे, जो तुम्हारी आदत बन चुकी है, तो तुम्हारे कैलकुलेटर उसका इनपुट लेगा ही नहीं। अगर कैलकुलेटर चेंज करना है तो अभी एक दो दिनों में चेंज कर लो, उसके बाद अब फिर एग्जाम तक कैलकुलेटर चेंज नहीं होगा। तो कोई वो होता है ना एग्जाम में नई पेन लेके जाना, नई नोटबुक और सारी चीजें नहीं होनी चाहिए एग्जाम में एकदम। पेन भी, मतलब मैं तो एक्चुअली ये करता था कि एग्जाम में जो पेन होती थी वो भी थोड़ा सा यूज करी हुई होनी चाहिए, नई पेन भी स्पीड स्लो कर देती है। वैसे ही कैलकुलेटर का भी नियम है, कैलकुलेटर नया नहीं जाएगा एग्जाम में, एटलीस्ट एक महीना जिस पे तुमने हाथ साफ कर रखा है वो वाला कैलकुलेटर ही हमें एग्जाम में लेके जाना है। नहीं, नोटबुक ऐसे ही तनिष बोल दिया था, नोटबुक लेके जाने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। दो तीन कैलकुलेटर लेके जाना है नहीं,
एक कैलकुलेटर लेके जाओ और एक स्पेयर में रखना हो तो बैग में रख देना, कभी एक खराब हो जाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तुम लेके चले जाना, किसी और गरीब का भला हो जाएगा, अगर हो दो तो लेके चले जाना। चलो हो गया क्या सब लोगों का? चलो अब मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पे सी से लेके जे तक किसी को कोई डाउट है क्या? सी से लेके जे तक किसी को कोई डाउट? अब ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ केस नंबर लिख के दे जिसमें उनको प्रॉब्लम आई, सी डी ई एफ जी, जो भी केस में डाउट आया सिर्फ वो केस का नाम बताओ अगर डाउट आया है तो, वरना नहीं। एच एफ जी, एच एफ जी, डी आई ई जे मैं बोल देता हूं। चलो तो सारे केसेस एक बार फटाफट देख लेते हैं। ए सी तो मैंने पहले ही करा दिया ना यार, भारी मजे ले रहे हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं कौन से केस की? केस डी की, करेक्ट। अब देखो एक बात बताऊं, नॉर्मली कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, उसका रीजन है मैं सिर्फ क्या देखता हूं, 30 से 36, 6 का डिफरेंस है। कितने का? तो क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर चुके इतने सालों में, तो मुझे पता है ये 20% है। 6 इज 20% ऑफ 30, ये मुझे पता है। और उसको जब मैं इंटू 0.5 करूंगा तो मुझे पता है क्वांटिटी में चेंज कितना आएगा, 10%। कितना? तो अगर प्राइस बड़ी है तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम। 4000 में 10% कम कर दो, 400, तो आंसर क्या आ गया, 3600। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बट ये ऐसे मैं शो ऑफ कर रहा था, मेरे को देखो कितना अच्छे से आता है। तुम लोग इस मोह माया में मत पड़ना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अपने को कैलकुलेटर दिया ना भगवान ने, अपन यूज करेंगे। चलो स्टेप नंबर 1, ऑन दबाने के बाद 6 डिवाइडेड बाय 30, और फिर क्या दबाना है, M+। फिर अगर आंसर 3600 है, क्योंकि मेरे को पता है तो डायरेक्टली मैं वही केस करके बता रहा हूं, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 4000 और फिर डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर डी में डाउट आया है वो हो सकता है कि एक तो पिछली बार बैच में अटेंड नहीं कराओ और वो लोग ऑन दबाना भूल रहे हो, और मैक्सिमम चांसेस है केसीओ वालों के आंसर गलत आए हो, क्योंकि केसीओ में ऑन दबाने पे डिलीट नहीं होता। तो केसीओ वालों को क्या दबाना है, 2 बार MRC और 1 बार ऑन। सो कैलकुलेटर पे ऐसे ही करके बता रहा हूं टाइम पास के लिए। स्टेप नंबर 1, चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस 30, इसको कहां पटक दिया, M+ में। अब सी ऑप्शन पे आंसर आ रहा है तो सीधा सी की बात करते हैं। क्वांटिटी 4000 से 3600 हो गई, मतलब कितने का डिफरेंस, 400। तो यार चेंज इन क्वांटिटी 400 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी कितना, 4000, और फिर डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, आंसर 0.5 मैच हो गया। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। सो मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों के आंसर्स गलत आए, या तो उन्होंने ऑन दबाए बिना ही नया क्वेश्चन चालू कर दिया सी के बाद, और केसीओ वाले में तो खास करके 2 बार MRC और 1 बार ऑन नहीं दबाया होगा। पॉइंट क्लियर है ये? डी के बाद अगर मैं बात करूं ई केस की, तो आंसर कितने पे आ रहा है, ऑप्शन डी पे। तो उसी के फिगर्स लेते हैं। चेंज इन प्राइस 40 से 36, मतलब कितना, 4 डिवाइडेड बाय 40 M+। फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5000 और फिर डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। क्लियर ही है? एफ वाले केस में चेंज इन प्राइस अगर आंसर 60 है तो चेंज इन प्राइस यहां पे कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय कितना, 50 और M+। और फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 3200 डिवाइडेड बाय 8000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। करेक्ट? बोलो। जी वाला केस, चेंज इन प्राइस दे रखा है कितना, 3 डिवाइडेड बाय 30 M+। स्टेप नंबर 2, आंसर क्योंकि 3000 है तो चेंज इन क्वांटिटी कितना लोगे, 3000 से 3900 मतलब 900। तो 900 डिवाइडेड बाय कितना, 3000, क्योंकि ओल्ड प्राइस 3000 ही है ना, ओल्ड क्वांटिटी सॉरी। तो 900 डिवाइडेड बाय 3000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। क्लियर है ये? अगर H की बात करूं तो चेंज इन प्राइस कितना लोगे, 6 डिवाइडेड बाय 60 M+। और 2000 अगर इसका आंसर है तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 800
डिवाइडेड बाय 2000 और फिर डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, पॉइंट क्लियर। इतने अगर कर लिए तो आई गेस आई और जे अपने आप ही हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही टाइम पास के लिए आखिरी, जिन लोगों को इन सारे केसेस में डाउट थे DEFGHI, उनके लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि सब लोगों का एक बार फाइनल हो जाए कि हम हमसे अब हो रहा है क्वेश्चन। एक तो अपने को प्राइस चाहिए रहती है और एक तो अपने को क्वांटिटी चाहिए रहती है। मान लेते हैं यार प्राइस कितनी है, 10 से 12 हो गई, करेक्ट। और ईडी की वैल्यू भी मैं लिख के दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 2। अब क्वांटिटी फॉर एग्जांपल पुरानी क्वांटिटी थी कितनी, 3000, और अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4। फॉर एग्जाम्पल 4200, फॉर एग्जाम्पल 2800, फॉर एग्जाम्पल 2500, फॉर एग्जाम्पल 5000। फटाफट सॉल्व करके बताओ। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4200, और अब देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, बाउंसर। चैट सेक्शन में तो कब से बेचारे मांग रहे कि सर बाउंसर वाला करवा दो, बाउंसर वाला करवा दो, पर तुम लोग चैट सेक्शन पढ़ नहीं सकते, इसलिए तुमको याद भी नहीं आया। 4200 कैन नॉट बी द आंसर, लॉ ऑफ डिमांड ही वायलेट हो गया। अगर प्राइस बढ़ रही है 10 से 12, तो भैया क्वांटिटी 3000 से बढ़ के 4200 हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ डिमांड ही क्या हो गया, गलत हो गया, वायलेट हो गया। तो ये क्या थी, बाउंसर। ये क्या था, इसका मतलब जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन करोगे तो रूल नंबर 1 है रिलेशनशिप चेक करना। क्या चेक करना, तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो 3000 से ऊपर वाले आंसर तो डिस्क्वालिफाइड है, इसको तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर प्राइस बढ़ रही तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ ही नहीं सकती, तो आपको ए और डी तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जरा बी ऑप्शन से ट्राई करो। 2800 पे नहीं आ रहा है क्या आंसर, 1200 आना चाहिए। अच्छा वो 1800 होना चाहिए, मैंने गलत टाइप करा। 1800 से करो, माइनस करने में मिस्टेक कर दी। 1800 से करो। अब आ गया, तो यहां पे परफेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन बी। तो ये एक बाउंसर क्वेश्चन था, ये गूगली जिसको अपन बोलते थे अपनी मेन क्लासेस में, कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी जिसमें बढ़ रही हो वो वाले ऑप्शन तो आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट क्लियर ही है। अगर मान लो यहां पे प्राइस कम हो रही होती, 10 से क्या हो रही होती, तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता और ए वाला ऑप्शन क्या हो जाता, सही ऑप्शन हो जाता। तो ऑलवेज चेक कि लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप तुम्हारे आंसर के हिसाब से होल्ड गुड कर रहा है या नहीं। पॉइंट क्लियर है ये, क्या सब लोगों को ध्यान रहेगा। चलो अब अगर ये हो गया तो मेरी साइड से जो प्राइस इलास्टिसिटी थी, मैंने सारे केसेस जो पॉसिबल थे पूरे कवर करवा दिए कैलकुलेटर मेथड से। नेक्स्ट अब हमें किस पे जाना है, आर्क इलास्टिसिटी पे, करेक्ट। अब इधर देखो, लिखना बाद में, पहले इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को क्या पढ़ाना है, आर्क इलास्टिसिटी पढ़ाना है। सब लोग इधर देखेंगे, बातें बंद, मैडम बातें बंद। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करा, ये कौन सी मेथड थी, प्राइस इलास्टिसिटी मेथड। इसको सिलेक्ट करा, फिर इसको मैंने कॉपी करा, और फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका मतलब नहीं, तुम कैसे करोगे नोटबुक में यार। इसका मतलब ये जो प्राइस मेथड होती है, परसेंटेज मेथड और आर्क मेथड डिट्टो क्या है, सेम। बस छोटा सा डिफरेंस, बस इधर ऑब्जर्व करते रहो, छोटा सा डिफरेंस
ये जो रेड कलर से लिखा ये छोटा सा डिफरेंस हो गया। तुम प्राइस मेथड में या प्राइस इलास्टिसिटी मेथड में जो परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड है उसमें तुम्हारी अभी तक की कैलकुलेटर स्टेप क्या थी? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। अभी तक की स्टेप क्या थी? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय। अब हल्का सा चेंज हो गया मेथड में, क्या हो जाएगा अब? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। स्टेप नंबर 2 में भी अभी तक क्या कर रहे थे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। अब क्या करोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। बात खत्म हो जाती है। क्लियर है क्या ये वैसे कैलकुलेटर स्टेप्स है तो थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था मेरे को यहां पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज कब करने का? आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज कब करने का? जब देर इज अ लार्ज चेंज। देर इज अ, किसी डिक्शनरी में ये डिफाइंड नहीं है कि यार लार्ज का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम ये है, आर्क इलास्टिसिटी थ्योरेटिकली पूछोगे कि सर आर्क इलास्टिसिटी हमें कब यूज करनी चाहिए, तो उसका थ्योरेटिकल आंसर है व्हेन द चेंज इज लार्ज। क्लियर? पर किसी भी डिक्शनरी में लार्ज की कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि 20% चेंज हो जाए तो स्मॉल है, 30% चेंज हो जाए तो लार्ज है। ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो प्रैक्टिकली मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि आर्क इलास्टिसिटी कब यूज करनी चाहिए। तो हम एग्जाम में क्या करें? एग्जाम्पल सिंपल रूल, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज आर्क इलास्टिसिटी, तो क्या तुम मुझसे पूछने होगे कि सर कौन सी मेथड यूज करें? क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है, तो कर लो चुपचाप यूज। बस इतना सिंपल था। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, नहीं बोला आर्क इलास्टिसिटी से करना है, आपको नहीं मेंशन करा कि आर्क इलास्टिसिटी से करना है, तो पहले नॉर्मल मेथड अप्लाई करो जो परसेंटेज मेथड है अपनी। तुमने परसेंटेज मेथड यूज करी और चारों ऑप्शन में वो आंसर आ ही नहीं रहा, तो फिर एक बार आर्क से भी करके देख लेना। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बोला आर्क, तो पहले तो नॉर्मल मेथड लगा लो। पर जो तुम्हारा आंसर आया वो अगर चारों ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो छोड़ के आ जाओगे क्या? फिर अपना दिमाग लगाओ, सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? आर्क इलास्टिसिटी, वो ट्राई कर लेना। पर आर्क इलास्टिसिटी अप्लाई करो उसके पहले एक बार अपनी परसेंटेज मेथड वापस से चेक कर लेना। हो सकता है तुमने कैलकुलेटर में कोई मिस्टेक करी हो इसलिए चारों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो आप पहले क्या मेथड अप्लाई करो? नॉर्मल परसेंटेज मेथड। आंसर नहीं आया तो रीचेक कर लो एक बार कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। फिर भी नहीं आया तो फिर सीधे किस पे चले जाना? आर्क इलास्टिसिटी मेथड में। क्या ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? यहां पे इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? अपना फॉर्मूला क्या था? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ये अपना पुराना फॉर्मूला था परसेंटेज मेथड का। आप लोग यहां पे सिर्फ क्या करोगे? ऐड न्यू प्राइस और ऐड न्यू क्वांटिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बढ़े अपन आगे? हाँ हाँ। अच्छा, कैलकुलेटर स्टेप्स में सॉरी, ये एक करेक्शन था। यहां पे न्यू प्राइस की जगह क्या आएगा? न्यू क्वांटिटी। क्या आर्क इलास्टिसिटी सब लोगों को क्लियर हो गई? ये जो फॉर्मूला है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा दिया। तुम लोगों को एक्चुअली किस पे दिमाग लगाना है? कैलकुलेटर वाली स्टेप्स में। ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है सैंपल के लिए, ये एक बार सॉल्व करो। अनूप, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, नॉर्मल परसेंटेज मेथड यूज करना है। पर नॉर्मल मेथड से आंसर नहीं आया, मतलब चारों ऑप्शन में वो वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आर्क, वरना नहीं। रोहित आज भेजना डाउट, कल संडे था तो कल मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं करे।
आ गया सबका 2.75। अगर स्टेप्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को फिर भी नहीं आया, तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू, मतलब कितना? 22। और फिर क्या दबाओगे? m प्लस, फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना? 800 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1200, और फिर वही डिवाइडेड बाय MRC और इज इक्वल टू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इज इक्वल टू दबाना। अगर एंड में इज इक्वल टू नहीं दबाया तो आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? प्रतीक सर की क्लास 130 पे, मतलब 140 इनफैक्ट। चलो, क्या कैलकुलेटर वाली सारी मेथड से हम लोग बाहर आ जाएं? सब लोग कंफर्टेबल हो गए? सबको रिवाइज हो गया पूरा, सारी चीजें अच्छे से? अब इसके बाद भी किसी को अगर कंफर्ट नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब वो क्या होता है, कैलकुलेटर पे अपनी उंगलियां गलत टाइप कर देती हैं, आंसर गलत आते रहते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लो। तो अब जितना पढ़ाना था कॉन्सेप्ट वाइज वो तो करवा दिया, फिर भी अगर मान लो किसी को ऐसा लग रहा है यार कंफर्ट कम है, तो यही सारे क्वेश्चंस वापस एक बार क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है ये? अब हम कैलकुलेशन वाली मेथड से बाहर जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं किसमें? मेथड ऑफ ग्राफ पे, जिसको अपन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। यहां पे हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, यहां पे हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें सिर्फ एक डिमांड कर्व दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? डिमांड कर्व। और उस डिमांड कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर पूछा जाएगा कि बताओ इस पे इलास्टिसिटी कितनी। तो क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर पूछी जा रही है इलास्टिसिटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो गिवन क्या होगा? एक डिमांड कर्व। गिवन क्या होगा? एक डिमांड कर्व। और उस पे ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमें क्या बतानी है? इलास्टिसिटी। तो सबसे पहली चीज, बेसिक फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। वो ब्रैकेट में क्या लिखा है साइड में? RHS और LHS में, बोले तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आपका जो डिमांड कर्व है उसका राइट साइड डिवाइडेड बाय दी लेफ्ट साइड, बराबर। सब लोगों को ये डिमांड कर्व अच्छे से दिख रहा है? डिमांड कर्व का नाम है AB। ये A से लेके B तक एक हमारे पास क्या है? डिमांड कर्व है, बराबर। और रेड में जो बीच में लिखा है M, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज दी, तो M स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। सबसे इजी मिड पॉइंट समझाना होता है तो उसी से स्टार्ट करता हूं। अगर M मिड पॉइंट है तो जो डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट है, बोले तो M से लेके कहां तक? B, विल बी इक्वल टू द अपर सेगमेंट, बोले तो M से लेके A तक। जो लोअर सेगमेंट है MB, इट विल बी इक्वल टू MA अपर सेगमेंट। वाई? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। सो अगर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट इक्वल है, मान लो 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये कितना है? 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 1। सो यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो MCQ नंबर 1, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑन मिड पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व? याद करके जाना है। क्या बोला? वहां पे ऐसा कोई डायग्राम थोड़ी बनाने बैठोगे और फिर सोचोगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। याद होना चाहिए कि डिमांड कर्व का कोई सा भी मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट पे हमेशा इलास्टिसिटी कितनी होगी? इक्वल टू 1। ये याद करना है। पॉइंट क्लियर है ये? अब देखो, इसको Z नाम दिया, इसको क्या नाम दिया? K। पॉइंट क्लियर है? क्यों दिया अभी एक बार पहले समझा देता हूं, फिर बता दूंगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट Q की, तो Q से लोअर सेगमेंट कितना होगा? QB। लोअर सेगमेंट कितना होगा? Q से लेके B तक। और अपर सेगमेंट कितना होगा? Q से लेके A तक, बराबर। अब उस ग्राफ में देख के क्या लग रहा है? QB बड़ा है या QA? QA बड़ा है और QB छोटा है। मैथमेटिकली अगर न्यूमरेटर लोअर सेगमेंट छोटा है और तुम्हारा डिनोमिनेटर अपर सेगमेंट बड़ा है, नीचे अगर बड़ी वैल्यू है, तो डिवाइड करने पे आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 2 डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आएगा? 0.5, मतलब लेस देन 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो यहां पे ED विल बी लेस देन 1। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सब लोगों को?
और इसलिए मैंने यहाँ पे के लिखा है कम के हिसाब से। किसके हिसाब से? कम के हिसाब से। तो अगर तुमको ये इमेज भी याद आ गई एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन है और तुमको इमेज भी याद आ गई फोटो में, तो तुमको के का मतलब क्या समझ में आ जाएगा? कम। कि मिड पॉइंट के नीचे जाओगे तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम। और जेड फॉर ज्यादा, जेड फॉर ज्यादा। अब अगर मैं पॉइंट जेड की बात करूं तो लोअर सेगमेंट हो जाएगा जेड से लेके बी तक, और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा? जेड से लेके ए तक। मैथमेटिकली अगर न्यूमरेटर तुम्हारा लोअर सेगमेंट बड़ा है और डिनोमिनेटर अपर सेगमेंट क्या है? छोटा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आंसर क्या आएगा? 2 ग्रेटर देन 1। क्या बोला? सो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट के ऊपर, यहां पे इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1। क्या ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो रहा है? तो m के ऊपर है z, z का मतलब ज्यादा, तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। m के नीचे है k का मतलब कम, मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। याद रहेगा। अब अगर मैं पॉइंट b की बात करूं तो यहां पे ed की वैल्यू कितनी? b के नीचे लोअर सेगमेंट है क्या? b तो एंड पॉइंट है ना नीचे वाला, तो b के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट इज जीरो। लोअर सेगमेंट इज, और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज, सो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बढ़े अपन आगे। और अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो यहां पे क्या होगा? लोअर सेगमेंट तो पूरा है ए से लेके बी, बट अपर सेगमेंट है ही नहीं, क्योंकि ए तो टॉप पॉइंट था ना, तो ए के ऊपर तो कुछ है नहीं। और अपर सेगमेंट हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे, किससे? तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बढ़े अपन आगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, पहली चीज। और फिर हमें एक पिक्चर फॉर्मेट में याद होना चाहिए कि चालू करा था इंफिनिटी से, किससे? फिर इंफिनिटी से कम ग्रेटर देन 1, फिर एकदम बीच में आ गए मिड पॉइंट तो इक्वल टू 1, फिर कम हो गया लेस देन 1, और फिर एकदम बॉटम पे आ गए, कितना हो गया? 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बढ़े अपन आगे। क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जैसे जैसे एक डिमांड कर्व पे तुम टॉप से बॉटम जाओगे, मतलब तुम डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे, तो इलास्टिसिटी रिड्यूस होती है? उसको देखो एक बार। डिमांड कर्व पे अगर तुम डाउनवर्ड्स मूव करोगे तो तुम्हारी इलास्टिसिटी रिड्यूस होती है। कंक्लूजन समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर तुम डिमांड कर्व पे ऊपर जाओगे तो 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1, इंफिनिटी, इलास्टिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। कंक्लूजन नंबर 2। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये भी आते हैं एमसीक्यू में कि एक डिमांड कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है, कौन से एक्सिस को? बताओ वहां पे इलास्टिसिटी कितनी? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करता है मतलब ये वाला पॉइंट। और एक और एमसीक्यू आएगा कि यार डिमांड कर्व जहां पे वाई एक्सिस को टच करता है वहां पे करेक्ट। सो मैंने ऑलमोस्ट तुमको इस मेथड के 5 कंक्लूजन दिए। नीचे जाओगे तो रिड्यूस होगी, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी इलास्टिसिटी। मिड पॉइंट पे 1, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे, सब लोग सॉर्टेड है इस मेथड के लिए? 2 मिनट दो, हाथों हाथ याद करो, और ऐसा कि अब एग्जाम के पहले इस मेथड को वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। एग्जाम में ये फोटो आ जानी चाहिए दिमाग में। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट? रेशु ए पॉइंट पे, ए तो ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो अपर सेगमेंट है ही नहीं, ए के ऊपर कुछ है ही नहीं। और तुम्हारे फॉर्मूले में अपर सेगमेंट आता है डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट पूछ लो अभी।
अंकित y पॉइंट पे इंफिनिटी, y पॉइंट है ही क्या? तुम y एक्सिस बोल रहे हो क्या? अगर y एक्सिस बोल रहे हो तो हाँ वहां पे इंफिनिटी रहेगा। प्लेलिस्ट में बोलता हूं पर 4-5 दिन बाद ही बनेगी प्लेलिस्ट, अभी नहीं बन पाएगी। चलो अब कौन सी मेथड पे आ गए? टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे। एंड तुम सब लोगों को एग्जांपल याद आ रहा होगा कौन सा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अरे यार थकेले लोग हो तुम लोग, अभी याद आएगा। ये क्या है? कौन बोला? ट्रक है। तुम लोग दूर से देख रहे हो इसलिए तुमको बहुत छोटा दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है? डॉट। बाकी ये क्या है? ट्रक। और ये क्या है? ये दूसरा ट्रक है, याद आ रहा है धीरे धीरे? ये ट्रक ए, ये ट्रक बी। ये ट्रक गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये ट्रक गया कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 घंटे बाद इन दोनों ट्रक को हमने क्या कर लिया? रोक दिया। पॉइंट क्लियर? यह है केस नंबर 1। ये क्या है? केस 1। अगर मैं बात करूं केस 2 की, तो अगेन वही दो ट्रक हैं, एक ट्रक ए और एक ट्रक बी। ये गया कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये गया ट्रक बी कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों को 1 घंटे बाद इस केस में भी रोक लिया। नाउ द क्वेश्चन वाज कि अगर मैं दोनों केसेस में दोनों ट्रक को 1-1 घंटे बाद रोक देता हूं, तो 1 घंटे बाद दोनों ट्रक के बीच में डिस्टेंस कब ज्यादा होगा? दोनों के बीच में गैप कब ज्यादा होगा? केस 1 या केस 2? क्यों? ट्रक सेम है, स्पीड सेम है, फिर क्यों? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब दो ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। हम डिस्टेंस को इलास्टिसिटी से रिप्लेस कर देंगे। हम डिस्टेंस को इलास्टिसिटी से रिप्लेस कर देंगे। हमारी जो टोटल आउटले मेथड है या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वहां पे जो दो ट्रक है उनका नाम है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मेरे को इतनी बकवास मेथड से क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? इलास्टिसिटी पढ़ाते पढ़ाते कहां लेके गया? ट्रक पे। क्योंकि किसी भी मॉड्यूल में टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड का लॉजिक एक्सप्लेन नहीं है। ऐसा क्यों? पढ़ लेना 4-5 रेफरेंस बुक, तुमको लॉजिक नहीं मिलेगा। सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज। और अगर मेमोराइज करना है तो किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है ये? ये जो बकवास एग्जाम्पल था उससे मैंने सिर्फ ये समझाया कि जब दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा, बोले तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा। पॉइंट क्लियर है? और अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे? तो उनके बीच का डिस्टेंस कम, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो इलास्टिसिटी भी कम होगी। अब ये टेबल बना रखा है। केस 1, पहले दो ट्रक के नाम लिख देता हूं मैं, एक प्राइस और एक टोटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर? हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर? प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिंपल है। 5 रुपए की पर के मैंने 10 खरीदी, कितना खर्चा हो गया मेरा साहब? 50 रुपए। प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो पी इंटू क्यू करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। अब सुनना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम वो परसेंटेज वाली मेथड बहुत यूज करते हैं ना, उसके क्वेश्चंस नॉर्मली किसी भी रेफरेंस बुक में ज्यादा मिलते हैं। तो हर स्टूडेंट को दिमाग में क्या सेट होती है? परसेंटेज मेथड। तो हमें अट्रैक्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी। हर क्वेश्चन में हम किसकी तरफ देखते हैं? प्राइस और क्वांटिटी। तो कई बार स्टूडेंट प्राइस और क्वांटिटी पे रिलेशनशिप अप्लाई कर देता है, जबकि हमारे दो ट्रक के नाम क्या है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस और क्वांटिटी को मत एनालाइज करना वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हुई और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव रिलेशन या फिर
डायरेक्ट रिलेशन, और यहां पे इलास्टिसिटी किसी होगी ग्रेटर दैन 1। अच्छा, कुछ तो भी हाँ हमें सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों ट्रक, तो डिस्टेंस कम होगा तो इलास्टिसिटी भी कम होगी ना। फ्लो में क्या जाते हो, समझ में आया। यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं, लेस देन 1, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं जब दोनों ट्रक, तो डिस्टेंस कम तो इलास्टिसिटी भी कम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, रिलेशनशिप कैसा है ये बताओ। डायरेक्ट, पॉजिटिव। तो अगर तुम लोग यहां पे ग्राफ बनाओगे, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा ना। पॉजिटिव रिलेशन तो कैसा बनना चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर। केस 2 की अगर मैं बात करूं, तो हमारे दो वेरिएबल, दो ट्रक वही है, एक टोटल एक्सपेंडिचर और एक प्राइस। अगर प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम, या फिर प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस इधर जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा, तो इलास्टिसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा। तो यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन 1। बट रिलेशनशिप कैसा, नेगेटिव या फिर इनवर्स, तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बराबर। थर्ड केस, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में देयर इज नो चेंज, कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ईडी विल बी इक्वल टू 1। इसका कोई लॉजिक नहीं, तुमको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, वर्टिकल। ग्राफ कैसा बनेगा कि प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में देयर इज नो चेंज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम ये डायग्राम पे दिमाग नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, वो फॉर्मेलिटी थी तो बता दिया। तुम लोगों को किस पे ध्यान देना है, कंडीशन पे। पॉइंट क्लियर है ये। तुम ये रिलेशन वाला पॉइंट भी अवॉइड कर दोगे तो चलेगा। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन याद होनी चाहिए, बाकी कुछ याद हो या ना हो। चलो ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो पहले प्राइस थी 10, क्वांटिटी कितनी थी 200, प्राइस बढ़ के हो गई 15 और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, बोलो हाँ ना। प्राइस, हाँ, क्वांटिटी हो गई फॉर एग्जांपल 190। कैलकुलेटर निकाल के दोनों में टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना, पहले में 2000 और दूसरे में 28। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को, तो प्राइस बढ़ी और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। सेकेंड वाली मेथड का अगर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लूं, तो फॉर एग्जांपल 10 और 200, प्राइस 15 और उसकी वजह से क्वांटिटी कितनी हो गई 120, मल्टीप्लाई करके बताओ 2000 और, अब यहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस यार इंक्रीज हुई, बट उसकी वजह से खर्चा क्या हो गया, कम, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बोलूंगा, ग्रेटर दैन 1, बराबर। प्राइस 10 थी और ये कितना था 110 ले लो, तो कितना हो गया 1100, ये 11 हुई तो ये कितना हो गया 100, ये कितना है 1100। यहां पे प्राइस चेंज हुई बट टोटल एक्सपेंडिचर में देयर इज नो चेंज, तो क्या बोलूंगा, इक्वल टू 1, बराबर बात। अब
2 मिनट दो इस पूरे टेबल को और इसको अच्छे से एक बार दिमाग में उतारो। ये भी एक ऐसी चीज है जिसको एग्जाम टाइम पे हमें टाइम वेस्ट करने की इस पे जरूरत नहीं है। ट्रक वाला एग्जांपल याद आ जाए एग्जाम में, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट इस मेथड से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिखो। इस पर्टिकुलर मेथड में कोई डाउट आ रहा है ऑनलाइन वालों को तो अभी लिखो चैट सेक्शन में। करें एग्जाम्पल में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो मैंने खुद से ली, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके क्या आया हर केस में टोटल एक्सपेंडिचर। अब बस ये चेक कर लो कि प्राइस बढ़ने पे, जैसे फर्स्ट केस में प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, सेम डायरेक्शन है तो लेस देन 1। सेकेंड केस में प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन है, ग्रेटर देन 1। और यहां पे प्राइस चेंज होने पे खर्चे पे कोई चेंज नहीं आया, इक्वल टू 1। ये फिगर्स तो मैंने खुद से अज्यूम करें, ये तुमको एग्जाम देगा। तुमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, पी इंटू क्यू करके। श्रुति वो डिपेंड करता है, मतलब ईपी दे रखा होगा कि नहीं वो तो एग्जाम वाला डिसाइड करेगा। टोटल जो आपकी इलास्टिसिटी की वो परसेंटेज या आर्क मेथड है, उसमें टोटल 5 वेरिएबल, कितने 5, कौन से ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी और ई की वैल्यू। 5 में से एक ही कोई चीज वो गायब कर सकते हैं, कौन सी करेंगे वो उनके ऊपर है, पर कितनी मैक्सिमम गायब कर सकते हैं, एक। अगर वो 5 में से 2 गायब कर दें तो उनको लिख के आना, तुम ही सॉल्व कर लो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली कि वो 2 चीज गायब कर दे। गायब मैक्सिमम कितना अलाउड है, एक। उनको बोलना 5 में से एक सिलेक्ट कर लो, क्या तुमको नहीं देना वो हम निकाल देंगे। तुम अगर 2 गायब करोगे तो तुम ही कर लेना, हमको भी, हम भी देखें कैसे करते हो। पॉइंट क्लियर है ये। शीतल केस 3 में प्राइस चेंज हो रही है पर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा। प्राइस बढ़ गई 10 से 11, खर्चा पहले भी 1100 का था अब भी 1100 का। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इक्वल टू 1। पीडीएफ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। देवदत्त कल संडे था तो मैंने कल किसी को रिप्लाई नहीं करा है व्हाट्सएप पे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक फालतू सी मेथड है, मैंने तुमको याद है पहले ही वो कट करवा दिया था। ये ऊपर जो एक फ्लो चार्ट था मैंने ये कट करवा दिया था ना, कि इसको तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा। सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूला बताना है एक बार। एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव साइन क्यों लगती है डिमांड में, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, नेगेटिव रिलेशन की वजह से, करेक्ट। अब दिस इज डेरिवेटिव ऑफ Q एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ P। डेरिवेटिव का मतलब आई डोंट नो,
आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, होता होगा कुछ, तो फिर काम कैसे चलेगा? तुमको करना ही नहीं है, तुमको डेरिवेटिव के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव की वैल्यू, सिर्फ फॉर्मूला याद करो और आगे बढ़ जाओ, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर फॉर्मूला भी याद नहीं होता, वो तो डी क्यू देख के ही डर लग जाता है। सो डी इज नथिंग, तुम अपना डेल्टा मान लो पुरानी मेथड का, तुम डेल्टा सोच के आंसर मार्क कर रहे हो या डेरिवेटिव सोच के, वो तो सामने वाले को पता चलना ही नहीं है ना। तो अगर तुमको इसी चीज को पुराने वाले फॉर्मूले से कनेक्ट करना है, तो ये जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन प्राइस। दिस इज नोन एज डेल्टा। ये जो ट्राइंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो तुम डेल्टा को वहां पे क्या मान लो? डी। तो ये क्या हो गया? डी क्यू, और ये क्या हो गया? डीपी। तो तुम्हारी पुरानी वाली मेथड के फॉर्मूले के साथ ये क्या हो गया? कनेक्ट हो गया अपने आप ही। पॉइंट क्लियर है ये? चलो, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जो मैक्सिमम डाउट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि स्टूडेंट ने ये वाला टेबल अच्छे से समझा नहीं होता है। तो तुम्हारे इलास्टिसिटी के मोर देन 50% ऑफ द डाउट्स, क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूं, मोर देन 50% ऑफ द डाउट्स इस टेबल के बेसिस पे क्या हो जाएंगे? सॉल्व। क्लियर है ये? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कब इलास्टिक मार्क करना है, कब इन इलास्टिक, इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे चार, चार जो ऑप्शंस दे रखे रहते हैं किसी भी एमसीक्यू में इलास्टिसिटी वाले में, तुमको चार ऑप्शन मिलेंगे क्या? मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। इनमें से कोई चार देंगे, अपने को एक क्या करना रहता है? सिलेक्ट। और मैक्सिमम डाउट आता है कि यार चारों में से कौन सा वाला सही है। सो यहां पे अब मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाता हूं। सबसे पहला नाम, वो तुम लोगों को बोले इलास्टिक है डिमांड, डिमांड इज व्हाट? इलास्टिक। या वो तुम लोगों को बोले डिमांड इज मोर इलास्टिक, दोनों का मतलब एक ही है। मैं बोलूं इलास्टिक, मैं बोलूं मोर इलास्टिक, दोनों का मतलब एक है। तो तुम्हें एग्जाम में कभी भी ऐसे ऑप्शन आ ही नहीं सकते कि ए इलास्टिक, बी मोर इलास्टिक, उनको मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो तुम ऐसे ऑप्शंस दे ही नहीं सकते हो इलास्टिक और मोर इलास्टिक। पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद इलास्टिक और मोर इलास्टिक में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। पॉइंट क्लियर? अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो ईडी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर दैन 1। व्हेनेवर आई से डिमांड इज इलास्टिक, मतलब इलास्टिक, इलास्टिसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर दैन 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये चीज सेम सप्लाई में भी है। अगर सप्लाई होता तो वो भी वैल्यू क्या होती? ग्रेटर दैन 1। ये जो टेबल है ये कॉमन है फॉर डिमांड एंड सप्लाई। मैं सप्लाई चैप्टर में जब इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तो वापस से ये नहीं पढ़ाने वाला, दोनों का टेबल क्या है? सेम ही है। अब मीनिंग समझ लेते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि यार डिमांड इज इलास्टिक, या मैं बोलता हूं डिमांड इज मोर इलास्टिक, मैं बोलता हूं कि डिमांड की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यार देखो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ईडी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। करेक्ट? अगर मैं बोल रहा हूं वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, तो यार ऊपर 12% होगा, नीचे कितना होगा? तो आंसर आ गया 1.2। ग्रेटर दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 है। सो जब मैं बोल रहा हूं कि डिमांड इज इलास्टिक, या मैं बोल रहा हूं डिमांड इज मोर इलास्टिक, या मैं बोल रहा हूं कि ईडी की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, इट मींस आपके न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। कौन ज्यादा है? मैथमेटिकली ग्रेटर देन 1 आंसर तभी आ सकता है जब कौन बड़ा हो? न्यूमरेटर बड़ा हो। करेक्ट? एंड भाई साहब न्यूमरेटर कौन था? परसेंटेज चेंज इन। तो अब मीनिंग में क्या बोलूं मैं तुम लोगों को? मीनिंग में क्या बोलूंगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। करेक्ट? डिमांड का भी यही इंटरप्रिटेशन है, सप्लाई का भी ये इंटरप्रिटेशन है। सप्लाई चैप्टर में कोई बोल दे कि सप्लाई इज मोर इलास्टिक, सप्लाई इज इलास्टिक, इलास्टिसिटी और सप्लाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सबका मतलब यही है कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुआ एज कंपेयर टू प्राइस। पॉइंट क्लियर है ये? अब थोड़ा सा इधर ध्यान से, अभी टेबल वेबल मत बनाओ क्योंकि मैं तुमको पीडीएफ तो भिजवा ही रहा हूं रोज।
दिमाग में कॉन्सेप्ट उतारो, रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। टाइम तो बचा है ना अभी। हाँ से खत्म। घड़ी चेंज करो अपनी, खराब है। हम्म। आज किसी की बारात क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दूंगा। सुनो ध्यान से अब मेरी बात। ये थी ओरिजिनल प्राइस, ये थी ओरिजिनल क्वांटिटी, करेक्ट। ग्राफ पे मैं सिर्फ ये जो मीनिंग है ना उसी का यूज कर रहा हूं। मीनिंग था क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होना चाहिए एज कंपेयर टू प्राइस। सो अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज हुई इतने से, लेट इट बी हाफ सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, एंड अगर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो गया, दिस इज ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, प्राइस कितने से कम हुई? आधा सेंटीमीटर, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुआ। दिख रहा है सब लोगों को? जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा एक ऐसा डिमांड कर्व जिसपे इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? मोर फ्लैटर। ये फ्लैट ज्यादा है। पॉइंट क्लियर है क्या? ये सेम कॉन्सेप्ट सप्लाई में भी चलेगा, बस सप्लाई में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। सप्लाई में क्या होता है? मतलब अगर वहां पे आधे सेंटीमीटर से प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बस एंगल का चेंज है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो प्राइस आधे सेंटीमीटर से बढ़ी, उसकी वजह से देख रहे हो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई। प्राइस सिर्फ आधा सेंटीमीटर बढ़ी पर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो जो सप्लाई कर्व बनेगा इस पे इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन 1। अब इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? वही मोर फ्लैटर, या फिर मैं ये बोलूंगा कट्स दी वाई एक्सिस। सो एनी सप्लाई कर्व विच कट्स दी वाई एक्सिस हैज इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और डिमांड के लिए क्या बोलेंगे? मोर फ्लैटर। सिंपल, खत्म। केस 1 पूरा अच्छे से दिमाग में उतारो, यहां पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और दूसरा, अभी कोई भी लिखने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैं पीडीएफ भेजूंगा, बाद में नोट डाउन कर लेना, बहुत इच्छा हो तो। अभी पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर दिमाग लगाओ। हो गया? नाउ केस नंबर 2। मुझे कोई बोल दे कि डिमांड इज व्हाट? इन इलास्टिक। और मुझे कोई बोल दे कि डिमांड इज व्हाट? लेस इलास्टिक। दोनों का मतलब सेम है। दुनिया का कोई एमसीक्यू एबीसीडी में 2 ऑप्शन ये नहीं दे सकता कि एक में बोल दिया इन इलास्टिक और एक में क्या बोल दिया? लेस इलास्टिक, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है। सो अगली बार कोई बोले डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक, या बोले डिमांड या सप्लाई लेस इलास्टिक, दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूं, डिग्री वाइज, तो डिग्री क्या हो जाएगी? लेस देन 1। एंड सप्लाई में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सप्लाई में भी इट विल बी लेस देन 1।
अब मैथमेटिकली अगर मैं समझाऊं तो यार लेस देन 1 आंसर कब आएगा? अगर मान लो ऊपर 8% है और नीचे 10% चेंज हुआ तो आंसर आएगा 0.8। लेस देन 1 होता है 0.8। सो मैथमेटिकली आंसर लेस देन 1 कब आएगा? जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा। और डिनोमिनेटर कौन है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जब वो बोले कि डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, क्वांटिटी में कम चेंज हुआ है एज कंपेयर टू प्राइस, या ऐसा बोल लो कि प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो यहां पे मैं इसका इंटरप्रिटेशन लिख देता हूं। इस बार परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। करेक्ट? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है या प्राइस में? प्राइस में। तो जब मैं डायग्राम पे इसको प्लॉट करने जाऊंगा, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी, इस बार प्राइस ज्यादा चेंज हुई और क्वांटिटी क्या चेंज हुई? कम। तुमको ये दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर जैसा है और ये सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर जैसा है। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? मोर स्टीपर या फिर लेस फ्लैटर बोल लो, एक ही बात है। पॉइंट क्लियर है? सेम चीज मैं जब सप्लाई में करने जाऊंगा, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, इस बार प्राइस ज्यादा से बढ़ी है और क्वांटिटी कम से। तो सबको दिख रहा है प्राइस में ज्यादा चेंज है और क्वांटिटी में कम। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ये भी, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? मोर स्टीपर, या फिर मैं बोलूंगा कट्स एनी सप्लाई कर्व विच कट्स द एक्स एक्सिस हैज इलास्टिसिटी लेस देन 1। बराबर बात। केस 2 को थोड़ा सा टाइम दो, नोट डाउन नहीं करना है, दिमाग में उतारना है। चलो अब थर्ड केस, कोई मुझे बोल दे यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड या सप्लाई, दोनों के लिए कोई बोल दे कि डिमांड या सप्लाई यूनिट इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। दोनों केसेस में वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली इक्वल टू 1, चाहे डिमांड हो या सप्लाई। एंड यार मैथमेटिकली अगर अपन बात करें तो अगर ऊपर 10% नीचे भी 10% तो आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा। इसका मतलब मैथमेटिकली इक्वल टू 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल चेंज हो। क्या चेंज हो? जितना चेंज क्वांटिटी में हुआ उतना चेंज अगर प्राइस में होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1। सो इसको यहां पे लिखते हैं अपन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कैसा चेंज है? इक्वल चेंज है। करेक्ट? ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी, ये आधा सेंटीमीटर चेंज हुआ और ये भी आधा सेंटीमीटर ही चेंज हुआ। इस बार चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी आपस में क्या है? इक्वल। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। खास बात क्या? यहां पे और यहां पे कैसा बनेगा? 45 डिग्री का एंगल।
सो एनी डिमांड कर्व जो एक्स और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1। और इसके अलावा एक और शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, वो कर्व होता है। वो क्या होता है, कर्व। पर मैं उसका डायग्राम वगैरह नहीं बना रहा हूं, सिर्फ तुमको याद रखना है कि इक्वल टू 1 में डिमांड में दो ऑप्शन है। पहला स्ट्रेट लाइन जो एक्स और वाई एक्सिस के साथ क्या बनाए, 45 डिग्री का एंगल। और अगर कर्व बनाना है तो उस शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दो केस में डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी होती है, इक्वल टू 1, यूनिट इलास्टिक। करेक्ट। अब अगर मैं इसी केस को सप्लाई पे लेके जाऊं तो दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी। जितना चेंज प्राइस में हुआ अगर एग्जैक्टली उतना चेंज किस में हो जाए, क्वांटिटी में, passes through origin. Any supply curve which passes through origin has elasticity equal to 1. और उधर क्या था, 45 डिग्री का एंगल या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। करेक्ट। हाथों हाथ ये पूरा केस दिमाग में रजिस्टर करो अभी। आर्यन तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा इसी केस के साथ। अब दो सिंपल से केसेस जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होता। एक क्या है, परफेक्टली ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट, और सप्लाई अगर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैथमेटिकली कभी भी आंसर इनफाइनाइट कब आता है, नॉट डिफाइंड कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो या डिनोमिनेटर जीरो। कब आती वैल्यू मैथ्स में, न्यूमरेटर जीरो हो। अबे सालो मैथ्स तुम पढ़ते हो मैं नहीं पढ़ता हूं, उसमें भी तुमको कंफ्यूजन है। जीरो कब आता है, न्यूमरेटर जीरो। हाँ, दो टुक्के मारने थे, 50-50। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो हाँ भी खुश भी हो रही है बोल के तुमने बोला न्यूमरेटर जीरो होगा तो इन्फिनिटी है। अबे मैं इन्फिनिटी पूछ रहा हूं, अच्छा मैं जीरो पूछा क्या, सॉरी सॉरी आई वाज रॉन्ग। इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर जीरो तो इन्फिनिटी। और हमारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर कौन था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी हो सकती है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है पर प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। सो यहां पे मीनिंग क्या लिखूंगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा, जीरो। करेक्ट। प्राइस चेंज नहीं हो रही फिर भी क्वांटिटी चेंज हो रही है। सो अगर मान लो एक ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी ले ली जाए, ये ओरिजिनल प्राइस और ये ओरिजिनल क्वांटिटी। करेक्ट। अब प्राइस चेंज नहीं हो रही फिर भी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है और क्वांटिटी डिक्रीज भी हो रही है। मतलब ये ऐसा बन जाएगा कुछ।
सो दिस इज अ डिमांड कर्व जहां पे इलास्टिसिटी कितनी, इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, बट प्राइस जो है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रही है। सेम डायग्राम बनेगा सप्लाई में भी। सप्लाई और डिमांड के ये वाले दोनों ग्राफ क्या होते हैं, सेम। क्वांटिटी इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? फटाफट इसको रिवाइज कर लो। और जब मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो इसको याद कराने के लिए मैं इसको क्या बोलता हूं? परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या याद रख लो, हस्बैंड, एकदम एडजस्टिंग। जैसा वाइफ बोलती है बेचारे वैसे कर लेते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता वैसे उनके पास। पॉइंट क्लियर है ये? प्राइस ने बोला भी नहीं कि एडजस्ट हो, हस्बैंड उसके पहले ही क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। क्वांटिटी इधर से उधर, उधर से इधर, जैसा आप बोलो। पॉइंट क्लियर है ये? लास्ट केस कौन सा है, परफेक्टली ईडी की वैल्यू जीरो, ईएस की वैल्यू भी जीरो। आंसर जीरो कब आता है मैथमेटिकली? जब न्यूमरेटर जीरो, और न्यूमरेटर का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। इस बार क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस चेंज, पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। ये ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी। अब इधर देखो, प्राइस रिड्यूस हुई, प्राइस इंक्रीज हुई, बट क्वांटिटी है जो चेंज होने का नाम नहीं ले रही। मतलब यहां पे स्टॉपर लग चुका है क्वांटिटी में। ऊपर वाले में प्राइस पे स्टॉपर था, प्राइस चेंज नहीं हो रही थी। यहां पे स्टॉपर कहां फिट है, क्वांटिटी पे। मतलब प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्वांटिटी को कोई फर्क। एंड ये डायग्राम सप्लाई में भी पूरा सेम है। स्टॉपर का है क्वांटिटी पे। पॉइंट क्लियर है? और मैंने लास्ट लेक्चर जब पढ़ाया था तो मैंने इसको याद कराने के लिए इसको किसके साथ रिलेट करा था, वाइफ के साथ। कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वो वही करेंगे, टच से मस नहीं होंगे, कोई भी चेंज उनमें नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है ये? एक बार ये पूरा रिवाइज कर लो। प्रमोसी सिंह का कहना है मेरी मम्मी साइड में बैठी, बोले ऐसा कुछ नहीं होता। तो पब्लिकली तो मैं भी यही ऐसा एक्सेप्ट थोड़ी करता हूं। अभी वाइफ बैठी होती तो मैं एग्जांपल चेंज कर देता। नोट्स के लिए नंबर मैं कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूं, उस नंबर से नोट्स सबको मिल रहे हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो वापस से कर दो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप करना, टेक्स्ट एसएमएस वगैरह मत करना।
मैंने पिन कर दिया है चैट में व्हाट्सएप नंबर, जिसपे तुम व्हाट्सएप कर दो नोट्स करके, तो डेली के जो भी नोट्स होंगे सारे सब्जेक्ट के आते जाएंगे तुम्हारे पास। इसी के साथ हमारे इलास्टिसिटी का ऑलमोस्ट 60% सिलेबस क्या हो गया, खत्म। अब हमें कल के लेक्चर में इतना और देखना है तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो कल डेफिनेटली मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर दूंगा, खत्म। फिर टाइम बचा तो अपन सप्लाई पे भी जाएंगे। क्लियर है ये? चलो बाय बाय।